अस्सलामुअलैकुम, अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ जमील सुखेरा और आज बहुत ही अहम खबरें आपके साथ हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट अज़खुद नोटिस केस का फैसला तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलीज़ के इंतखाबात से मुतालिक अज़खुद नोटिस की समाअत मुकम्मल हो गई। इस मामले पर फैसला आज 11 बजे सुनाया जाना है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बलीज़ के इंतखाबात पर अज़खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि 90 रोज में इलेक्शन करवाना आइन की रूह है। तो चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि गवर्नर को इसी वजह से इलेक्शन कमीशन से मुशावरत का पाबंद किया गया है। वो सदर हो या गवर्नर, सब ही आइन और कानून के पाबंद हैं। मंगल को चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने पंजाब और केपी में इंतखाबात से मुतालिक अज़खुद नोटिस पर समाअत की। जस्टिस जमाल खान मुंदखेल ने कहा कि पहला सवाल यह है कि तारीख कौन देगा। अगर कानून में तारीख देने का मामला वाजे किया जाता तो आज यहां ना खड़े होते। तारीख मुकर्रर करने के लिए पार्लियामान आज कानून बना ले। चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन एक्ट का इख्तियार आइन से बालातर नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन के पास 90 रोज से ताखीर का इख्तियार कहां से आया? कुछ सवालात ये अदालत ने पूछे और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि सेक्शन 57(1) खत्म कर दें तो इलेक्शन हो ही नहीं सकेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि 2 या 4 दिन ऊपर होने पर आर्टिकल 254 लग सकता है। तो इस सारे मामले पर बात करने के लिए सीनियर एनालिस्ट एंड एंकर पर्सन अदनान आदिल साहब इस वक्त हमें स्टूडियोज में ज्वाइन कर। अदनान साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग सर, आपका कल का दिन कैसा गुजरा और आज का दिन कैसा गुजरने वाला है? जाहिर है इस्तराब है, एंजाइटी है कि क्या फैसला आएगा, क्योंकि पूरा मुल्क जो है टेंटर हुक्स पे है। आपको मालूम है कि सब लोगों की नज़रें सुप्रीम कोर्ट पर जमी हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि इस इलेक्शन को कराना ज़रूरी है इतनी मुद्दत में, तो वो तो करवाना पड़ेंगे, वरना तौहीन अदालत हो जाएगी। और अगर सुप्रीम कोर्ट जो है वो कोई और फैसला देती है तो फिर सियासी बहरान जारी रहेगा। मुल्क में इस वक्त सियासी बहरान है, अफरा तफरी है, इंतशार है, बेयकीनी की फ़ज़ा है। उसकी वजह से मईशत भी सख्त मुतासिर हो रही है। आपको मालूम है कि जो प्राइसेस हैं वो 40% से भी ज़्यादा, 42% इन्फ्लेशन रेट है। ऑयल कंपनीज कह रही हैं कि अब पेट्रोल की किल्लत हो सकती है क्योंकि कुछ कार्गोज जो हैं उनकी एलसीज नहीं खुली हैं। तो ये जो बहरान है, जब तक मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा और लोगों को मालूम नहीं होगा कि अब पाकिस्तान की सियासत का रुख क्या है, तमाम इदारे अपना हाथ रोक कर बैठ जाएंगे जो सरमायाकार हैं, तो लोगों की मुश्किलात में इजाफा होगा। इसलिए सबकी नज़रें सुप्रीम कोर्ट पर हैं। वो चूँकि अब देखिए ना, आइन में बुनियादी बात तो लिखी हुई है कि 90 रोज़ में इलेक्शन करा दें। दुनिया के कई मुल्क हैं जहाँ पे तहरीरी आइन नहीं है। बरतानिया है, तहरीरी आइन नहीं है, फिर भी वहाँ पर स्मूथली काम चल रहा है। वक्त पे इलेक्शन होते हैं, जो मेजॉरिटी खो देता है वो खुद ही इस्तीफ़ा दे देता है और फिर नया वज़ीर आज़म आ जाता है। हमारे मुल्क में जैसे मुल्कों में जहाँ नीयतें ख़राब हों और लोग इक़्तिदार से चिमटे रहना चाहते हों, वहाँ पर तहरीरी आइन होने के बावजूद उसमें से मुशगाफियाँ निकाल लेते हैं, ग्रे एरियाज़ ढूंढ लेते हैं। अब लिखा हुआ है कि 90 रोज़ में इलेक्शन हो, वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि अगर असम्बली तहलील हो जाए 90 रोज़ में इलेक्शन होंगे और गवर्नर तारीख देगा। अब गवर्नर कह रहे हैं कि मैं तारीख नहीं देता, तो अब क्या किया जाए? तो ये बुनियादी सवाल ये है कि अगर गवर्नर इनकार कर दे तो फिर क्या किया जाए? तो फिर जाहिर है कि फिर सुप्रीम कोर्ट ही फैसला करेगी कि अब आइन की रूह के मुताबिक कौन कराए, इलेक्शन कमीशन कराए, सदर इलेक्शन की तारीख दे, या इलेक्शन कमीशन खुद से भी फिक्स कर सकता है। क्योंकि बुनियादी शिक जो है वो तो यही है कि 90 रोज़ में इलेक्शन कराना लाजमी है। बाकी बातें जो हैं उसकी जुज़ियात हैं। तो जो असल चीज़ होती है उसकी अहमियत ज़्यादा होती है। तो मेरा ख्याल है कि आज सुप्रीम कोर्ट इस मामले को हल कर देगी, क्योंकि हमने देखा कि उसमें भी मुख्तलिफ आरा आ रही थी, मामले को उलझाया जा रहा था। अगर हुकूमत भी कहती कि ठीक है, हम तो इलेक्शन सियासी लोग हैं, हम इलेक्शन में जाना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट बता दे, हम फिक्स करने के लिए तैयार हैं, तो मामला आसान होता है। लेकिन अटॉर्नी जनरल भी इधर की उधर की बातें कर रहे हैं, जिससे लगता है कि हुकूमत की नीयत जो है वो नहीं है। आपको पता है, मरियम नवाज़ ने तो कह भी दिया कि इलेक्शन उस वक्त होंगे जब तराजू के पलड़े बराबर होंगे। पहले नवाज शरीफ की सज़ाएँ ख़त्म की जाएँ, इमरान खान को सज़ाएँ हों और फिर उसके बाद इलेक्शन हो। तो सुनिया हो जन गलियां विच मिर्जा यार, फिर वो वाली बात है। बिल्कुल सही है। दादा साहब, सीनियर रहनुमा पीटीआई के फवाद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, तो उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। फवाद चौधरी साहब, अस्सलाम, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप?
बहुत शुक्रिया जी। चॉइस साहब, क्या एक्सपेक्टेड है आज के फैसले में, क्योंकि कल भी कहा जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को कंक्लूड कर देगा, लेकिन मामला आज पर चला गया, तो क्या लग रहा है आपको आईनी बहरान का कोई हल निकल सकता है? कंक्लूड तो कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, फैसला आज सुनाना है और फैसले में उन्होंने ये बताना है कि किसने इलेक्शन का हुक्म देना है, और इसके ऊपर तो इत्तेफाक राय है कि 90 दिनों के अंदर इलेक्शन होने हैं। प्रेसिडेंट साहब इस सिलसिले में पहले 9 अप्रैल की तारीख दे चुके हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो तमाम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज हैं वो इस जानब बढ़ेंगी और मुल्क में और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शंस की जो हैं वो इंशाल्लाह हों। फवाद चॉइस साहब, हुकूमत तो इस वक्त इंतखाबात करवाने के मूड में ही नहीं है। खास तौर पर मरियम नवाज ने इलेक्शंस को इमरान खान की नाअहली और गिरफ्तारी से भी मशरूत कर दिया है, तो इस मामले को किस तरह देख रहे हैं आप? लेकिन ये कोई हुकूमत की, जो भी हुकूमत आएगी उसका तो दिल होता है कि हम हमेशा ही रहें, तो ये हुकूमत की विल का ऊपर तो इलेक्शन नहीं होने, ये तो आइन की कमांड है और आइन ये तयन करता है कि इलेक्शन होने हैं 90 दिनों के अंदर। इस तरह तो जो भी हुकूमत आ जाएगी वो कहेगी कि हमने इलेक्शन ही नहीं कराने, तो फिर आपको आइन खत्म करना पड़ेगा। 2 ही तरीके हैं ना, या तो आप एक जमहूरी और आइनी मुल्क रहेंगे या आप बर्मा, नॉर्थ कोरिया वैसा मुल्क बन जाए, वो भी ऑप्शन है पाकिस्तान के इदारों के पास। पाकिस्तान में अगर हम पाकिस्तान को नॉर्थ कोरिया और बर्मा बनाना चाहते हैं तो वो बन जाए। अब वो तो जब तक अवाम नहीं निकलेंगे, अवाम इसको रोकते हैं, अवाम अगर नहीं रोकेंगे तो आप बर्मा, नॉर्थ कोरिया बन जाएंगे, इसमें तो कोई ऐसी बात। सही। तो पीडीएम की जो एक ख्वाहिश है कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए, क्या उनकी ये ख्वाहिश आप देख रहे हैं पूरी होती हुई नजर आ रही है? ये तो पुराने जमाने में होता था, जब बादशाह कहते थे कि जो भी हमारे तख्त की तरफ देखेगा उसको हम नीस्तो नाबूद कर देंगे। उस तरह की जहनियत अभी तक मेरा ख्याल है नून लीग अभी अपने वाइकिंग्स के दौर से बाहर नहीं आई। इस तरह नहीं होता, अब एक जमहूरियत है, उसमें वोटों के जरिए अवाम की ख्वाहिशों के ऊपर ये फैसले होते हैं और जितनी इक्वलिटी मरियम नवाज शरीफ चाहती हैं, फिर पीटीआई में से कोई कहेगा उठ के कि नहीं, जब तक नवाज शरीफ को टांगों में गोलियां नहीं लगेंगी, 3 महीने वो प्लास्टर नहीं होगा, 200 के तक तो इलेक्शन नहीं होने चाहिए, तो फिर ये तो फिर बहुत ही इक्वलिटी वाली बातें हो जाएंगी। मेरा ख्याल है इस तरह की अमकाना बातें तो करनी ही नहीं चाहिए। सही। फवाद चॉइस साहब, अवाम जो है वो तो खान साहब के लिए बाहर सड़कों पर भी निकलती है, लाहौर में भी हमने देखा, कल इस्लामाबाद में भी हमने देखा, इसके अलावा जो जेल भरो तहरीक चल रही है उसमें भी अवाम निकलती है गिरफ्तारियों के लिए। आप ये जेल भरो तहरीक का फ्यूचर क्या देख रहे हैं? ये आज क्या होगा, अगर इलेक्शन हो गए तो जेल भरो तहरीक का और होगा मामला, और अगर इलेक्शंस की तरफ हम नहीं बढ़ते तो फिर हम इसको एक मुल्की तहरीक में शामिल कन्वर्ट कर देंगे। और देखिए, आपने कहा अवाम निकलते हैं, और कल ही जो लोग निकले इस्लामाबाद में, आपने देखा कितना हजारों की तादाद में लोग निकले, और रात को हुकूमत ने उन तमाम लोगों को दहशतगर्द डिक्लेयर करके उनके ऊपर दहशतगर्दी की दफात लगा दी। अगर इस तरह की फसाई हुकूमत, फाशिस्ट हुकूमत पाकिस्तान में लोगों के मुस्तकबिल को फैसले करेगी, जाहिर है ये खतरनाक है, और लोगों को इसके अलावा बड़ी जल्दी हम तेजी से उस तरफ बढ़ रहे हैं जब लोगों के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा कि वो भरपूर तरीके से सड़कों पे निकले और श्रीलंका और सीरिया अरब स्प्रिंग मॉडल जो है वो पाकिस्तान में दोहराए जाए। तकाजा ये है, हमें इससे बचना चाहिए, आइन और कानून को जगह दें, लोगों को उस नहज पे ना पहुंचाएं कि लोग अरब स्प्रिंग या श्रीलंका जैसे मामलात की तरफ देखना शुरू करें। सही। अच्छा फवाद चॉइस साहब, अवाम की नज़रें जहां इंतखाबात की तारीख पर है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही हैं, जहां ये आइनी और सियासी बहरान जन्म ले रहा है, वहीं महंगाई जो है उसका एक तूफान है जो थमने का नाम नहीं ले रहा। तो आपकी हुकूमत में भी बड़े चैलेंजेस थे इस तरह के, जिस तरह हमने देखा कोरोना भी आया और उसके बाद की सूरत हाल भी, लेकिन आपने इसको केटर किया। लेकिन इस वक्त की जो 12 जमातों की हुकूमत है वो महंगाई कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही? एक तो देखिए, इनका मुस्तकबिल पाकिस्तान में नहीं है। इनका, आप सरदारी साहब को देख लें, नवाज शरीफ को देख लें, फजलुर रहमान को देख लें, इनमें से किसी का पैसा ही पाकिस्तान में नहीं है। इनके बच्चे कोई पाकिस्तान में, इनका फ्यूचर पाकिस्तान में नहीं देखते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल आप हैं, आपका पैसा सारा पड़ा हुआ है अमेरिका में, आपकी फैमिली सारी रह रही है अमेरिका में,
आप कितना का इंटरेस्ट होगा आपको कि लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में आपका इंटरेस्ट कितना होगा? आपका इंटरेस्ट वहां होगा। अब देखिए डॉलर डिवेल्यूएशन हुई है, 100 रुपया से ज्यादा डॉलर जो है वो बढ़ गया है रुपए के मुकाबले में। जिनके डॉलर अकाउंट से बाहर, उनको तो अरबों रुपए का फायदा हो गया। ये पैसा सफर तो मैंने और आपने किया है, हम लोगों ने सफर किया है, जिनका 1 रुपया भी बाहर नहीं पड़ा हुआ, जिनका सब कुछ पाकिस्तान में है, हम लोग सफर कर रहे हैं। और जो लोग पाकिस्तान से बाहर पैसे रख के बैठे हुए हैं, उनको तो बहुत फायदे हो रहे हैं, वो तो उनके तो जबरदस्त बात है। तो अनटिल एंड अनलेस पाकिस्तान के लोगों को ऐसा हुक्मरानी मिले जिनके इंटरेस्ट पाकिस्तान से जुड़े हों, ये मसला हल नहीं हो सकता। और आज तो जो खबरें हैं वो बड़ी खतरनाक हैं, जहाँ पे जो दोनों हमारी बिजनेस के बड़े अखबार है, बिजनेस रिकॉर्डर, डॉन और ट्रिब्यून, तीनों ने हमें ये खबर दी है कि IMF का जो अगला बोर्ड मीटिंग हो रही है मार्च में, उसमें IMF के एजेंडे पे नहीं है पाकिस्तान की अप्रूवल जो प्रोग्राम की। और उसके साथ जो हुकूमत है, पाकिस्तानी हुकूमत के ऑफिशियल्स हैं, वो IMF से बड़े नाला हैं। ये तीनों अखबारों की खबर है जो बड़ी मैं समझता हूँ खतरनाक है, और इसके नतीजे में पाकिस्तान में रुपए के ऊपर दबाव और बढ़ जाए। तो फवाद चौधरी साहब, इस सारी सूरत हाल का इल्ज़ाम तो आप पर डालती है इस वक्त की मौजूदा PDM हुकूमत के ये इमरान खान साहब ने अपनी हुकूमत में ऐसे मुआहदे किए और कुछ मुआहदे ऐसे थे जिनको कंप्लीट नहीं किया, इस वजह से ये सूरत हाल का सामना है। देखिए जाहिर है कि हम वो इस तरह की बातें करेंगे, उस अहमियत नहीं है। उसकी अहमियत तो ये है कि अभी आपने कुछ देर पहले जिस तरह कहा कि कोरोना आया यहाँ पे, इतनी पाकिस्तान के अंदर, उससे पहले लॉकस्ट आ गया, इन तमाम बहरानों को के बावजूद पाकिस्तान की मईशत 6% पे तरक्की कर रही थी। इन तमाम बहरानों के बावजूद पाकिस्तान की लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 10% प्लस पे जो है वो तरक्की कर रही थी। 55 लाख नौकरियां क्रिएट हुई 3.5 साल में। ये वो इकोनॉमी थी जो हम छोड़ के गए थे। 16 अरब डॉलर के करीब हमारे फॉरेन रिजर्व थे जब आज से 10 महीने पहले। तो वो क्या हुआ कि वो सारे सब 9 महीनों में पलट हो गया। तो सवाल ये नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ या वो ये कह रहे हैं, तीसरा ये कह रहे हैं। सवाल तो है उन अदाद शुमार का जो अवेलेबल उस वक्त थे और जवाब है, उनका कंपैरिजन कर लें, पता चल जाए। सही। अच्छा, सीनियर तज्ज़ियाकार और एंकर पर्सन अदनान आदिल साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। फवाद चौधरी साहब, अदनान साहब, यू वांट टू आस्क एनीथिंग? जी फवाद साहब, अगर फ़र्ज़ करें कि ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करते हैं ये, और भी किसी तरीके से कोई इस्तीफ़ा दे देता है या कुछ और काफ़ी हथकंडे इस्तेमाल किए जा सकते हैं, तो फिर आप लोगों का क्या रद्द-ए-अमल होगा? तहरीक इंसाफ जो है वो जेल भरो तहरीक की तरफ जाएगी या कुछ और तरीका इख्तियार करेगी? अच्छा, बात यह है कि असल इशू तो यह है कि ये तो सब कुछ करेंगे, इसमें तो कोई शुबा नहीं। और इन्होंने इलेक्शंस को रोकने के लिए अब तक भी आपके सामने है जो कुछ किया है, और उसके बाद भी हर कोशिश ये करेंगे कि ये उसको कैसे रोक सकते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान के अंदर इदारे जो हैं उन्होंने ये फैसला करना है कि पाकिस्तान को आइन और कानून के मुताबिक चलाना है, या पाकिस्तान में हम इंतजार करेंगे कि लोग बाहर निकलें और एक ऐसी सिचुएशन हो जाए जिससे जो किसी के भी कंट्रोल में ना हो। ये फैसला देखिए, ये फैसला पहले जो है ये करना है हमारे इदारों ने, और अगर इदारे फैसले नहीं कर पाते तो फिर जाहिर है कि पाकिस्तान के अवाम ये फैसला करेंगे। ये फैसला कोई मेरा आपका एक पार्टी का तो नहीं है, ये तो हमने फैसला करना है कि पाकिस्तान को हमने क्या बनाना है। हमने जो कोशिश करनी है, PTI ने वो कर रही है। इमरान खान पे असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई, 13 लोगों को गोलियां लगी, हम सब सैकड़ों लोग जो हैं वो जेलों में गए हैं, टेररिज्म के केसेस हमारे ऊपर बन रहे हैं, हम अपनी आवाज उठा रहे हैं। रेस्ट इज नाउ विद द पीपल ऑफ पाकिस्तान। जो आप ये समझते हैं कि कातलाना हमला हुआ इमरान खान पे, उसकी तफ्तीश तो आगे बढ़ ही नहीं रही है, तो उसके लिए अब क्या आप लोग करना चाहते हैं उस मामले में? आगे नहीं बढ़ रही, तफ्तीश को तो स्कटल किया जा रहा है, तफ्तीश को तो रोका जा रहा है। आपके सामने जो JIT बनी उसका रिकॉर्ड बदल दिया गया। फिर जिन 4 लोगों ने JIT की जो तफ्तीश थी उसको नाकाम बनाया था, उन 4 को दोबारा, जिनके खिलाफ प्रोसिक्यूटर जनरल ने ये कहा कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उन 4 को वापस लाके JIT में बिठा दिया गया। जो SHO था उसको बहाल करके प्राइम थाना दे दिया गया।
और इमरान खान के जो इस वक्त कातिल हैं उनको, और आप और भी अंदाजा लगाइए कि इमरान खान तो रोजाना एक अदालत से दूसरी अदालत पेश हो रहे हैं, और जिस आदमी ने इमरान खान पे गोली चलाई है उसको जेल ट्रायल की सहूलत दी गई है कि आप वीडियो लिंक पे आ जाया करें, आपकी जिंदगी को खतरा है। आप अंदाजा लगा लें कि ये मुल्क में क्या हो रहा है कि जो इमरान खान के ऊपर गोली चलाने वाला शख्स है वो वीडियो के ऊपर कोर्ट में अपीयर होता है, और इमरान खान रोजाना एक अदालत से दूसरी अदालत में जा रहे हैं, और फिर जो लोग उनके इस्तकबाल के लिए आए उनके ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा कर दिया गया। तो यू कैन इमेजिन पाकिस्तान को उन्होंने क्या बना दिया। तो फवाद चौधरी साहब, इमरान खान साहब के प्लान्स क्या है? अब नेक्स्ट जो मीटिंग्स होती हैं उसमें आईनी बहरान हो, सियासी हो, गिरफ्तारियों का मामला हो, मईशत को लेकर हो, पीटीआई का अगला लाहेअमल क्या है? पीटीआई का लाहेअमल तो अवाम के पास जाना। अब अवाम के पास जाने के दो तरीके हैं, या तो आप इंतखाबात देंगे और हम इंतखाबात के जरिए अवाम के पास जाएंगे, या फिर हमें इंतखाबात लेने के लिए अवाम के पास जाना होगा, और उस सूरत में अवाम से हम अपील करेंगे कि वो लाखों की तादाद में बाहर निकलें और अपने हकूक के लिए, पीटीआई के लिए, इमरान खान के लिए नहीं निकलना, अवाम ने अपने लिए निकलना है, अपने बच्चों के लिए निकलना है। अगर निकलेंगे तो जबरदस्त है, नहीं निकलेंगे तो जैसा मैंने आपको पहले कहा, बर्मा नॉर्थ कोरिया के मॉडल दुनिया में ही मौजूद है, कोई ऐसा तो नहीं है कोई वो कोई किसी और यूनिवर्स में तो नहीं है। पाकिस्तान विल बी है ना तो बर्मा और नॉर्थ कोरिया। सही। फवाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए, सुनो पाकिस्तान से बात करने के लिए। अब देखना ये है कि आज नज़रें सुप्रीम कोर्ट पर हैं अवाम की कि इंतखाबात का जो मामला है ये ऊँट किस करवट बैठता है और आला अदलिया इस पर क्या फ़ैसला देती है। अदनान आदिल साहब, आपके ख्याल में अगर इंतखाबात की तारीख अदालत दे देती है तो इसकी आइनी और कानूनी हैसियत क्या होगी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देती है वो कानूनी होता है। सुप्रीम कोर्ट एक फैसला दे देती है वो कानून बन जाता है। जी बिल्कुल। तो अगर सुप्रीम कोर्ट कहेगी तो वो तो कानून है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट तो बाज़ औक़ात आइन की इंटरप्रिटेशन करके आइनी मामलात में भी कोई राय दे सकती है, और वो भी आइन का दर्जा रखता है, तो वो तो एक फाइनल अथॉरिटी है। अगर आप उसे भी वायलेट करेंगे तो फिर तौहीन अदालत होगी। और लेकिन अगर आप समझते हैं कि यू कैन गेट अवे विद इट, ठीक है, हम कर सकते हैं, तमाम सरकारी वसाइल पे हमारा कब्जा है, एग्जेक्टिव हमारे पास है, तो फिर कोई क्या कर सकता है। जैसे वो कह रहे हैं कि नॉर्थ कोरिया भी है दुनिया में, बर्मा भी है। तो जब रियासत की ताकत है, वो एग्जेक्टिव अथॉरिटी तो सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान एक आइनी और जमहूरी मुल्क है, हमें तवक्को यही रखनी चाहिए कि आइन और जमहूरियत के रास्ते पे चलेगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है उसके भी इंटरेस्ट में नहीं है कि आइन से इन्हराफ हो। तमाम छोटे सूबों की जो पार्टियां हैं वो आइन और जमहूरियत के लिए बहुत ज़्यादा, सिर्फ मसला है नून लीग का, उसकी बेस है पंजाब, और पंजाब से उनके कदम उखड़ गए हैं। जो सर्वेज आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि इमरान खान 50%, वो 18%, गैप बहुत ज़्यादा है। आपने देखा लाहौर हाई कोर्ट बार का जो इलेक्शन हुआ, स्वीप कर गए पीटीआई के हामी लोग, और कभी ऐसा तारीख में नहीं हुआ कि इतनी बड़ी लीड से कोई जीता हो, 100-200 की लीड होती है। और इसी तरह राजनपुर का जो इतना पसमानदा इलाका है जहाँ पे इंडिविजुअल्स अफराद की अहमियत ज़्यादा है, पार्टीज़ की कम, वहाँ भी पार्टी वोट मैटर कर गया, और 35,000 की लीड जो बहुत बड़ी लीड है। तो इससे अवाम का रुझान जो नज़र आता है वो पीटीआई की तरफ है। लेकिन नून लीग की जब यहाँ से कदम उखड़े हैं, ख़ास तौर से वस्ती पंजाब से, वो फ़िक्रमंद हैं और वो चाहते हैं कि मामले को तूल दिया जाए, कोई ऐसे हालात पैदा हो जाएं कि वो संभल सकें, नवाज शरीफ वापस आ जाएं। हो सकता है नवाज शरीफ जब कैंपेन चलाएं तो लोगों में जोशो बलबला पैदा हो, उनकी सपोर्ट बेस जो है वो ज़्यादा हो जाए। लेकिन अदनान साहब, परफॉर्मेंस भी तो मैटर करती है ना। अच्छा, यही है नवाज शरीफ अगर वापस आ गए कि जो बयानिया होता है ना वो तो अपोजिशन का होता है। मतलब आप जब हुकूमत में होते हैं तो आपकी कारकर्दगी मैटर करती है। अब ये 10.5 साल इन्होंने अपने ऊपर जो सारा ये कर लिया है, मईशत की बहाली हुई है, सिर्फ इसलिए कि नैब के कानून में 32 तरामीम की, अपने करप्शन केसेस ख़त्म करा लिए। अब इनका ख्याल है कि इमरान खान के ऊपर अगर जो 70 के करीब केसेस हैं, किसी केस में उनको सज़ा हो जाए, जेल हो जाए, तो उनकी पार्टी तितर बितर हो जाएगी, मुंतशिर हो जाएगी, मुत्तफिक नहीं रह सकेगी, आपस में झगड़े करेंगे ये लोग, फिर हम कोई प्रोपेगेंडा करके मामले को काबू पा लेंगे। ये इनकी अजम्पशन है, मफरूज़ा हो सकता है ठीक हो सकता है गलत हो। मेरा ख्याल है कि जब किसी लीडर पे ज़्यादा सख्ती की जाती है वो ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है। भुट्टो साहब पर भी ऐसा हुआ था, भुट्टो साहब अनपॉपुलर नहीं हुए, राहुल हक ने बहुत सख्ती की उनके ऊपर, पीपल्स पार्टी को दबाने की कोशिश की, लेकिन पीपल्स पार्टी नहीं दबी, बेनज़ीर भुट्टो जो हैं वो बड़ी लीडर के तौर पर
उभर आई। तो इसी तरह तहरीक इंसाफ का मैं समझता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि इमरान खान को अगर कोई सज़ा हो जाए, जैसे कि इनका मफरूज़ा है, तो पार्टी मुंतशिर हो जाएगी या उसके लोग टूट जाएंगे। ये बात गलत भी साबित हो सकती है। बहरहाल जैसे कि फवाद चौधरी भी कह रहे हैं कि अब दो ही रास्ते हैं, या आइन पे चलना है या फिर बर्मा और शुमाली कोरिया के रास्ते पे चलना है। बिल्कुल। इस वक्त जो स्ट्रेटजी नज़र आती है पीपल्स पार्टी और नून लीग की, ख़ास तौर से नून लीग की, वो ये है कि सरकारी वसाइल और सरकारी इदारों की मदद से इक़्तिदार के साथ वाबस्ता रहा जाए और उसी की मदद से सियासत की जाए। और अदलिया पे भी आप देख रहे हैं राइट लेफ़्ट सेंटर अटैक हो रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने अदलिया के ख़िलाफ़ तकरीर की, शहबाज शरीफ ने की जो कि वज़ीर आज़म है। इवन मरियम नवाज ने तो तस्वीरें चला दी, उन्होंने तो हाजिर सर्विस जजों की तस्वीरें लगा के 5 का टोला कह के सख्त तनकीद की। और फिर बिलावल भुट्टो ने कहा कि ये मौजूदा अदलिया के जो रवैये का दिफा करना मुमकिन नहीं है, इनके दोहरे मेयार हैं। और अच्छा, वो कह रहे हैं भुट्टो के साथ ज़्यादती हुई तो इमरान खान के क्यों वो मिल रही है? भाई क्या आप चाहते हैं जैसी ज़्यादती भुट्टो के साथ हुई वैसी इमरान खान के साथ भी हुई? फिर आप केसेस बना रहे हैं दहशतगर्दी के, अदालत में हजूम चला गया। भाई हजूम तो जब गई थी मरियम नवाज पेशी के लिए नैब का, आपको याद होगा, वो गाड़ी में पत्थर रखने की वीडियोस वायरल हुई थी। तो उस वक्त तो आपके साथ भी लोग गए थे। ये तो सियासी लीडर्स के साथ होता है कि हजूम जाता है, अगर कोई पॉपुलर है तो ज़्यादा लोग चले जाते हैं, कम पॉपुलर है और तो मुझे याद है कि एक रहनुमा थी, अब उन्होंने तो कहा ये फूल है, ये पत्थर है ही नहीं। पत्थर है नहीं। आपको पता है शहबाज शरीफ की पेशी पे भी बहुत लोग जाते थे, और ख्वाजा साद रफ़ीक वगैरह जब करप्शन केसेस में पेश होते थे तो काफ़ी लोग, हमजा शहबाज की पेशी पे भी, और बड़े नारेबाजी होती थी। तो ये पाकिस्तान के सियासतदानों को बड़ा हो जाना चाहिए। 75 साल हो गए हैं, ये एक दूसरे के को जिस तरह तुन देने की पॉलिसी है ना, इससे मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता, उसमें इंतशार ही पैदा होगा। और जो जमहूरी अमल है उसको कानून और आइन के दायरे में, इमरान खान को भी इनके साथ कोई ना कोई बहरहाल एक मिनिमम अंडरस्टैंडिंग तो करनी चाहिए, ताकि फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ करनी चाहिए, खास तौर से जब वो इख्तिदार में आ जाएं। अब तो अपोजिशन में अब क्या वो फ्लेक्सिबिलिटी शो करेंगे? वो इस वक्त तो उनको सूट भी नहीं करता है, और वो उनके ऊपर जब कातलाना हमला तक हो गया और उसकी तफ्तीश तक नहीं सही हो रही है, तो आपको आप ये फैसला पाकिस्तान को करना होगा कि हम एक रेगुलर मुल्क हैं जिसमें आइन कानून के तहत मामला चलते हैं जैसे पूरी दुनिया में चलते हैं, या फिर ये है कि कभी जैसे मिस्र है, बिल्कुल, जैसे शुमाली कोरिया है, जिसका दिल चाहे, बर्मा है, ताकत के जोर पे बस आप, फिर उसमें इज्जत क्या है आपकी दुनिया में? आपको पता है कोई पैसे हो रही है आपकी दुनिया, पूरी दुनिया में मजाक उड़ रहा है। लोग कह रहे हैं कि अब बरतानिया में एक शो में देख रहा था, कहते हैं पाकिस्तान की काबीना में इतने लोग हैं जिनके ऊपर मुकदमे हैं जराइम के ऊपर। और आप ये देखिए कि मईशत का क्या हाल है, यानी आप गरीब आदमी पे टैक्स लगाए जा रहे हैं। आटा महंगा, बिजली महंगी। अब बिजली का आपको पता है ना, 300 से कम यूनिट वालों पे भी उनकी बिजली की कीमत बढ़ाने की खबरें छप रही हैं कि उनको 9 रुपए से 12 रुपए यूनिट ज़्यादा होगा, और आम जो सारिफ हैं उन पर 4 रुपए यूनिट का इजाफा होगा। अदालत साहब, इस पे मईशत पे हम जरा तफसील से बात करते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में महंगाई का एक नया तूफान आता हुआ नजर आ रहा है, मिनी बजट के बाद और टैक्सेस के बाद खास तौर पर, और फिर उसके बाद जब जून में बजट आएगा तो उस पर भी अवाम की नजरें हैं कि कितना रिलीफ मिलेगा और कितना नहीं मिलेगा। इस पर हम तफसील से बात करेंगे। अदनान आदिल साहब हमारे साथ हैं, एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। और नाज़रीन, जिस तरह हम बात कर रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान में सियासी और आइनी सूरत हाल पर, और सबकी नज़रें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हैं कि क्या हल निकलता है इंतखाबात का और सुप्रीम कोर्ट क्या रूलिंग देती है। इसके अलावा जिस तरह हम बात कर रहे थे, एक बहुत बड़ा मामला जो अवाम के इंटरेस्ट का है, और अवाम इस वक्त चाहती है कि उसको कुछ रिलीफ मिले, क्योंकि महंगाई जिस तरह बढ़ रही है। बैनुल-अक़वामी क्रेडिट एजेंसी मूडीज़ ने पाकिस्तान की मकामी और गैर मुल्की करेंसी इशूअर और सीनियर गैर महफूज डेट रेटिंग और सीनियर गैर महफूज MTN प्रोग्राम रेटिंग में कमी कर दी है। अलबत्ता मूडीज़ का कहना है कि आउटलुक मुस्तहकम है, क्योंकि फंडिंग तक रसाई दस्तयाब होने का इम्कान है। तो जहां एक तरफ हम इंतज़ार कर रहे हैं कि IMF से हमें लोन कब मिलेगा, दूसरी जानिब जो क्रेडिट एजेंसीज हैं पूरी दुनिया में जो किसी भी मुल्क की आउटलुक
बताती हैं। और चूँकि ये आउटलुक मुस्तहकम है या नहीं, रेटिंग में हम ऊपर गए या नीचे आए हैं, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, बहुत ज़्यादा इन्हिसार होता है इसका कि किसी भी मुल्क में फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट कितनी आएगी। तो इस वक्त तो मौजूदा सूरत हाल मुल्क की ये है कि हमें इन्वेस्टमेंट की बजाय, इन्वेस्टमेंट तो हमारे ज़हनों में भी नहीं है इस वक्त, तो हमें ये है कि हमें हमारे दोस्त ममालिक से कर्जा मिल जाए, IMF से हमारा प्रोग्राम चालू रहे और उससे कर्जा मिल जाए। लेकिन महंगाई का जिन है जो बेकाबू होता जा रहा है, रुपए की कदर गिरती जा रही है। अदनान आदिल साहब, आपको क्या लगता है कि मूडीज़ ने पाकिस्तान की जो खाकान नजीब साहब भी हमें अभी ज्वाइन कर चुके हैं, तो हम उनकी भी राय लेंगे इस मामले पर कि पाकिस्तान में इस वक्त जो मौजूदा महंगाई की एक लहर है, क्या आने वाले दिनों में आपको ये मज़ीद नज़र आ रही है, मज़ीद महंगाई होगी? मेरे ख्याल में तो मज़ीद महंगाई होगी, क्योंकि टैक्सेस इतने ज़्यादा, अब ये सेल्स टैक्स 17% से 18% हुआ है, तो उसका असर भी पड़ेगा। और जो रुपए है वो आहिस्ता आहिस्ता फिर नीचे जा रहा है, और ब्लैक मार्केट में तो काफ़ी फ़र्क हो गया है। ग्रे मार्केट में जो रुपए की ओपन मार्केट में कीमत है उसमें और ऑफिशियल कीमत में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता जा रहा है। पहले वो फ़र्क कम हो गया था जब हुकूमत ने उसे खुला छोड़ा, और एलसीज नहीं खुल रही हैं। ऑयल कंपनीज कह रही हैं कि हमारा जो पेट्रोल का क्राइसिस हो सकता है, क्योंकि कुछ कार्गोज जो हैं वो इसलिए नहीं आ सके कि एलसीज नहीं खुल सकी हैं। तो ये तो बढ़ती ही नज़र आती है। सही। खाकान नजीब साहब, गुड मॉर्निंग सर, अस्सलाम वालेकुम। मूडीज़ की जानिब से एक बार फिर पाकिस्तान की रेटिंग कम की गई है, तो मुल्क की मुआशत पर आप इसके क्या असरात देख रहे हैं? देखिए, इस वक्त किसी सूरत में भी पाकिस्तान के पास सवाए IMF के पास वापस जाने के कोई और चारा नहीं है कि इन हालात को बेहतर किया जा सके। जहाँ तक मूडीज का ताल्लुक है, ऑब्वियसली पाकिस्तान के ज़र मुबादला की ज़खायर $3.2 अरब के करीब आ गए हैं। पाकिस्तान की इस वक्त जो रसाई है इंटरनेशनल मार्केट्स में वो ऑलमोस्ट बहुत कम है। पाकिस्तान की मल्टीलैटरल लोन्स भी स्लो हो गए हैं। पाकिस्तान के जो फ्रेंडली कंट्रीज से पैसे आने हैं वो भी मुंसलिक हैं इस चीज़ से कि पाकिस्तान IMF प्रोग्राम में वापस जाए। आपको पता है कि 9th रिव्यू, जो कि मेरे ख्याल में नवंबर में कंप्लीट होना चाहिए था, आज हम 1 मार्च को बात कर रहे हैं, और अभी तक उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम कंप्लीट नहीं कर पा रहे, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम IMF से तय नहीं कर पा रहे, और इसीलिए स्टॉक लेवल एग्रीमेंट जो है वो डिले हो गया है। इस सब को देखते हुए ऑफ कोर्स मूडीज की क्रेडिट रेटिंग का डाउन ग्रेड जो है वो पाकिस्तान के लिए भी अच्छा नहीं है, पाकिस्तान की इकोनॉमिक इमेज के लिए भी अच्छा नहीं है। पाकिस्तान की इकोनॉमिक रसाई इंटरनेशनल, जैसे जिनको हम कमर्शियल लेंडिंग कहते हैं, जिसको हम सकूक और बॉन्ड कहते हैं, वो किसी चीज़ के लिए भी अच्छा नहीं। और पाकिस्तान के लिए जो IMF है कोई राय फरार नहीं है, और कंट्रीज पे इन्हिसार करके इसको चलाने की भी कोशिश करेंगे, तो वो कुछ बात होगी, और हमें वापस IMF के पास ही जाना पड़ेगा। ये याद रखिए कि पाकिस्तान जो इस वक्त डेट कैरी कर रहा है, पाकिस्तान की इस वक्त पेबल है कि वो सारा करना है, वो तभी अवेलेबल है। जी जी। अच्छा, थोड़ी डिस्टॉर्शन है खाकान नजीब साहब, आपसे दोबारा हम रब्ता करते हैं, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आवाम के लिए भी जानना। दानाल साहब के देखें, हमें चाइना से $70 करोड़ मिला, हमारे कर्ज मिला। अगर देखा जाए के हिसाब से तो हमारे रिजर्व्स जो हैं, जो 3.2 पे खड़े थे, वो तकरीबन $4 अरब पे पहुंचे हमारे रिजर्व्स, लेकिन उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। ना तो डॉलर की कीमत नीचे आई, ना ही पाकिस्तानी रुपये की कदर कुछ बढ़ी। तो क्या आया? कम हुई, बल्कि कम हुई। तो क्या आया आने वाले दिनों में? जिस तरह हम इंतजार कर रहे हैं कि IMF से तो हमें $1 अरब मिल रहा है, $1.1 अरब मिल रहा है फिलहाल, ठीक है, तो क्या उसके बाद कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, हमें जून तक जो है $7-8 अरब चाहिए, जो पुराने कर्जे हैं उनको चुकाने के लिए, उन पर सूद देने के लिए, और जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, यानी हमारी बरामदात कम है, दरामदात ज़्यादा है। बेसिक मसला पाकिस्तान का ये है कि दुनिया को बेचने के लिए हमारे पास कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। खरीदने हम बहुत ज़्यादा रहे हैं। हम $28 अरब का तो तेल और गैस ही खरीद लेते हैं। तो जब इतनी ज़्यादा चीज़ें आप खरीद रहे हैं और बेचने के लिए आपके पास बहुत कम माल है, तो उसमें एक हमेशा गैप रहता है। आप कह रहे हैं खर्चे हमारे अमीरों वाले हैं, हाँ, कमाई हमारी जीरो है, गरीबों वाली है। तो फिर हालात तो ये होने थे, और ये आज से नहीं है, 30-40 साल से हम इसी तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अपनी चादर से ज़्यादा पाँव फैला रहे हैं, जिसके नतीजे में ये मुआशी बहरान है। और पाकिस्तान को आने वाले सालों में भी हर साल
$35 अरब चाहिए कर्जों में बाहर से बैरूनी फाइनेंसिंग, ताकि हम अपने पुराने कर्जे लौटा सकें और जो हमारा दरामदात बरामदात का गैप है उसको पूरा कर सकें। खाकान नजीब साहब हमें दोबारा ज्वाइन कर चुके हैं। खाकान साहब, हम डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली कि चाइना से पाकिस्तान को $70 करोड़ मिले, कर्जा मिला, हमारे रिजर्व्स थोड़े बढ़े, तकरीबन 4 अरब पे पहुंचे, लेकिन हमें फिर भी IMF के कर्जे का इंतजार है जो कि $1 अरब है। तो आपको लगता है कि चाइना से मिलने वाले $70 करोड़ से भी हमारी जो एक इंजेक्ट हुआ हमारी मुल्की मईशत में, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा, तो IMF से मिलने वाले कर्जे के बाद आप देख रहे हैं कि आवाम को थोड़ा रिलीफ मिलेगा? देखिए, ये जितने पाकिस्तान के कर्जे हैं इनका अब ताल्लुक जो है वो IMF से ही है। चाइना का जो $700 मिलियन आपको मिला है वो एक नया कर्जा नहीं है, वो एक रीफाइनेंसिंग है। ये कर्जा हमने 3 माह पहले वापस किया था और वो रीफाइनेंस हो गया। ये एक कमर्शियल लोन है, बट पाकिस्तान की रसाई तब तक इंटरनेशनल मनीज पे नहीं होगी जब तक कि हम IMF का प्रोग्राम रिन्यू नहीं करते। IMF का $1.2 बिलियन का ट्रांच तो मैटर करता है, बट IMF इसलिए मैटर करता है कि उसका वो स्टैंप ऑफ अप्रूवल है जिससे किसी भी रेसिपिएंट कंट्री की रसाई बाकी फंड से होती है। वो फंड्स क्या हैं? मल्टीलैटरल के फंड्स, कमर्शियल फंड्स जो जैसे आपको चाइना से मिला, और फिर फ्रेंडली कंट्रीज के फंड्स। पाकिस्तान को अभी भी फ्रेंडली कंट्रीज ने यही कहा है कि अगर आप हमसे कमर्शियल लेंडिंग, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेंडिंग, डिपॉजिट या इन्वेस्टमेंट चाहते हैं तो पाकिस्तान को IMF से अपने प्रोग्राम को रिन्यू करना है। बट ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान का जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है उसमें हमें करने में ऑफ कोर्स दिक्कत आ रही है, बिकॉज IMF इस वक्त जो हमारे डेफिसिट चल रहे हैं, चाहे वो एनर्जी सेक्टर में हो, चाहे वो हमारा मालियाती खसारा फिस्कल डेफिसिट हो, या तीसरा खसारा जो हमारा एक्सटर्नल सेक्टर का है, वो तीनों को कम करने के लिए ऑब्वियसली एक ऐसी कंडीशनैलिटी सेट कर रहा है जो हमें मुश्किल हो रही है मीट करने में। बट मैं अब भी समझता हूँ कि पाकिस्तान को स्टाफ लेवल एग्रीमेंट करना चाहिए। स्टाफ लेवल एग्रीमेंट किए बगैर पाकिस्तान के पास कोई ऐसी और से कहेंगे रास्ता नहीं है। मैंने हमेशा कहा है कि ऑल रोड्स फ्रॉम पाकिस्तान, जब वो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के चैलेंज में आता है, गो टू दी IMF। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पाकिस्तान को अपने फंडामेंटल रिफॉर्म्स करने हैं, बट फंडामेंटल रिफॉर्म्स का ताल्लुक पाकिस्तान से तब होगा जब हम ICU से इकोनॉमी को निकालेंगे। इस वक्त जो इकोनॉमी है वो क्लॉग्ड है और इसको निकालना चाहिए। आपके ख्याल में खाकान साहब, इस वक्त मौजूदा हालात में सबसे मौसर बेहतरीन तरीका क्या है कि हम अपनी इकोनॉमी को ICU से निकालें? ICU से निकालने का बेहतरीन तरीका ये है कि हम अपने डॉलर इनफ्लोज को बेहतर करें। हम अपने ज़र मुबादला के ज़खायर जो कि $3.5-4 अरब पे होंगे, अगर हम 700 मिलियन डाल भी लें तो इसको बढ़ा के करीबन $10 मिलियन ले जाने की कोशिश करें। हम इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन को रोकने के लिए अपनी सप्लाई साइड को बेहतर करें। हम अपनी डेट की रीप्रोफाइलिंग के बारे में काम करें। हम अपने बजट को बनाने के लिए जो रिफॉर्म्स की ज़रूरत है वो करें। हम अपने एनर्जी सेक्टर को कम से कम थोड़ी सी एफिशिएंसी पैदा करें, और जो लॉसेस इस साल हमने 952 अरब रुपए IMF के साथ डिस्कस किए हैं उनको कम करने की कोशिश करें। और ऑफ कोर्स फिर एक फंडामेंटल रिफॉर्म पैकेज बनाएं ताकि जो आने वाले वक्त हैं, जो आने वाले साल हैं, उसमें हम इस मुश्किल से कंप्लीटली निकलने की कोशिश करें। सही, लेकिन खाकान नजीब साहब, अगर मौजूदा हालात में देखा जाए तो हुकूमत जो है वो तो बस एक सवाल पूछ लेती है, ऐसा क्यों हो रहा है। वो मेडिसिन का मामला हो, वो LCs का मामला हो, तो हुकूमत कहती है जी कमेटी बना दें, जी इसकी तहकीकात की जाए, ये क्यों हो रहा है। जिस तरह मैं आपको मिसाल देता हूं कि 95% जो रॉ मटेरियल है मेडिसिन का वो पाकिस्तान में इंपोर्ट होता है, तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज बंद हो रही हैं, अद्वियात की आने वाले दिनों में किल्लत की भी खबरें आ रही हैं। और अदनान आदिल साहब जिस तरह पेट्रोल के हवाले से बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में पेट्रोल क्राइसिस भी हो सकता है सप्लाई की, क्योंकि चूंकि LCs नहीं खुल रही। तो हुकूमत आपके ख्याल में क्या इस वक्त अमली इक़दामात कर रही है या सिर्फ ये सवाल ही पूछ रही है, और ये नहीं समझ आ रही वो सवाल पूछ किससे रही है? देखिए, मैंने हमेशा कहा है कि पाकिस्तान एक सीवियर कॉम्पिटेंस क्राइसिस में है। ये जो कमेटीज और कमीशंस हैं इनका काम एडवाइजरी रोल तो जरूर हो सकता है, तो मैं कभी भी एडवाइजरी कमेटीज और कमीशंस के बहुत हक में नहीं रहा। हुकूमत को
जो भी इकदाम उठाने हैं वो अपनी जो इस वक्त अवेलेबल एक्सपर्टीज है उसको यूज करके उठाने हैं, और वो इकदाम उठाने चाहिए, और इकदाम उठाने से बिल्कुल रुकना नहीं चाहिए। जब जितना ज्यादा क्राइसिस हो उतना ज्यादा ही चैलेंजिंग रिस्पॉन्स आना चाहिए। ऑब्वियसली एक हुकूमत जो कि आखिरी चंद माह की रह गई है फाइंड्स इट डिफिकल्ट कि वो पॉपुलर फैसले करे। ये जो फैसले हैं ये अनपॉपुलर तो जरूर हैं और पॉलिटिकली टॉक्सिक भी हैं, पर ये फैसले लिए बगैर जिस जगह पे खड़े हुए हैं वहां से निकलेंगे नहीं, और अगर निकलेंगे नहीं तो तकलीफ बढ़ सकती है, कम नहीं होगी। एक अनक्लॉग करने में इकोनॉमी के आपकी थोड़ी सी जो ये चीजें जो रुक गई हैं ये चल पड़ेंगी, और फिर आपको वो कलीदी फैसले करने पड़ेंगे जो कि एक इनकमिंग न्यू गवर्नमेंट ही कर सकती है। ऑब्वियसली जब भी इलेक्शन होंगे कोई सर्टेनिटी आएगी और मुल्क जो है वापस चलेगा, पर जहां पे खड़े हैं थिंग्स आर बैड एंड थिंग्स कैन नॉट बी ओवरकम विदाउट टेकिंग इवन इन द शॉर्ट टर्म सम अनपॉपुलर कॉल्स, और उसमें चाहे वो बिजली की कीमत को तब्दील करना है, गैस की कीमत को तब्दील करना है, कुछ टैक्सेस हैं, ये हमें अमल करना चाहिए, मॉनेटरी टाइटनिंग करनी चाहिए। ये मैं इसलिए नहीं कहता कि ये पाकिस्तान के लिए इस वक्त इकोनॉमी को स्लो नहीं कर देंगे, ये स्लो कर देंगे, ये बात दुरुस्त है बिल्कुल, बट ये वो चीजें हैं जो बाय द बुक हमें IMF के साथ करके आगे बढ़ना चाहिए, ताकि ये जो इस वक्त बिल्कुल ऐसी सूरत हाल है जिसमें सब रेटिंग डाउनग्रेड आ रही हैं, पाकिस्तान का खसारा जो है वो संभल नहीं पा रहा, उसको थोड़ी सी तकवीयत मिले और हमें रूम मिले कि हम वो काम कर सकें जिससे ओवरकम कर लें हम शॉर्ट टर्म चैलेंजेस को। सही, लेकिन खान साहब बहुत अच्छी बात की आपने, क्योंकि शॉर्ट टर्म चैलेंजेस को अगर हम अच्छी प्लानिंग के साथ फेस कर लेंगे तो, लेकिन लॉन्ग टर्म जो हम वायदे कर रहे हैं अब, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो हम रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है हमारी IMF के लोन्स की, और 2-3 साल के ये मुआहदे हैं। आपकी चूंकि इस पर एक गहरी नज़र है, आप एक्सपर्ट ओपिनियन होगी आपकी इस मामले पे, कि क्या ऐसा तो नहीं होगा कि इस वक्त की मौजूदा हुकूमत जो भी मुआहदे करेगी वो आने वाली हुकूमत के लिए बड़े चैलेंजिंग हो जाएंगे, जिस तरह हमारे मुल्क में हमेशा ये चलता है कि हार नहीं आने वाली हुकूमत पिछली हुकूमत पर ब्लेम डाल देती है जी, कि उनके गलत फैसलों की वजह से आज ये खुमियाजा हम भुगत रहे हैं। तो डू यू थिंक कि इस वक्त हम जो मुआहदे भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, गले का तौक नहीं बनेंगे आने वाले दिनों में हमारे लिए? देखिए, एक तो समझने की जरूरत है कि IMF के प्रोग्राम की अब ये 9th रिव्यू होगा, 10th रिव्यू ओवरड्यू है, उसको करना है, और एक फिर आखिरी रिव्यू होगा। जब हम सब काम कर लेंगे तो हम तकरीबन $2,500 IMF से ले सकेंगे अगर हम ये चीजें कर लेते हैं, और मेरे ख्याल में अगर हम तकलीफ से बचना चाहते हैं तो हमें ये कर लेना चाहिए। उसके बाद पाकिस्तान के लिए एक ओपन सरफेस बनती है, उसमें बहुत से काम करने वाले हैं, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को एक नए IMF के रिव्यू में जाना पड़ेगा, पाकिस्तान को एक IMF का नया प्रोग्राम लेना पड़ेगा, और मेरे ख्याल में वो एक बड़ा प्रोग्राम होना चाहिए जिससे हमारे ये जो हर साल हमने $25 अरब वापस करने हैं उसको ओवरकम करने में हमें मदद मिले। दूसरी बात यह है कि एक पाकिस्तान को डेट रीप्रोफाइलिंग के बारे में सोचना है। डेट को रीप्रोफाइल किए बगैर शायद पाकिस्तान की जो मीडियम टर्म नीड्स हैं उनको ओवरकम इस तरह नहीं किया जा सकता कि एक स्पेस क्रिएट की जाए ताकि हम वो काम कर सकें जो हमें जो मीडियम टर्म चैलेंजेस हैं उनको ओवरकम करने में मदद कर सकें, और वो काम क्या हैं जी। अब पाकिस्तान, मैं हमेशा कहता हूँ, हैज बिकम एन ओवर एनालाइज्ड कंट्री। अब तकरीबन मतलब हर खास व आम को ये पता है कि एक एनर्जी सेक्टर है वो एक क्राइसिस में है, एक एग्रीकल्चर सेक्टर है वो एक प्रोडक्टिविटी के क्राइसिस में है, एक SME सेक्टर है जो दुनिया से कनेक्टेड नहीं है और जिसकी लोन की रसाई कम है, एक पाकिस्तान का एक्सपोर्ट सेक्टर है जिसको हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करके चलाया इस मुल्क को, और एक्सपोर्ट सेक्टर वो है जो एक क्रचेस ऑफ सब्सिडीज पे चल रहा है। एक पाकिस्तान की एक ह्यूमन रिसोर्स की नीड है जो एक हम कॉम्पिटेंस के क्राइसिस में है। ये वो कलीदी फैसले हैं जो पाकिस्तान को करने हैं। एक हुकूमत का फुटप्रिंट है जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस चला रहा है, 203 स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस है। मैंने 4 किताबें लिखी हैं इस पे, आप फाइनेंस डिवीजन की वेबसाइट पे जाइए, एक एक चीज क्लैरिफाई की है कि उसको क्या करने की जरूरत है। अब मसला ये है कि हमें ये काम करने हैं, मेरे ख्याल है हर खास व आम को ये पता है, और मेरा जो 15 साल बेटा है वो भी अपनी इकोनॉमिक्स की क्लास में इन सब को रिपीट करता है। अब अगर इतनी क्लैरिटी आ गई है तो हमें उम्मीद ये करनी चाहिए कि आने वाले 5 साल की जो भी हुकूमत होगी, चाहे वो PDM की हो, चाहे PTI की हो, PMLN की, उनको इन कामों
कामों को करने में आगे बढ़ना चाहिए, उसकी रूम क्रिएशन के लिए IMF को साथ रखना चाहिए। ये कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, बट इट इज द हार्ड वर्क दैट वी हैव टू डू। कोई भी दुनिया का मसीहा आके इन मसाइल को हल करेगा नहीं, ये पाकिस्तान की कौम का हार्ड वर्क है जो इनको हल करेगा। दुनिया में जहां भी तरक्की हुई है, मुल्कों ने अपनी मेहनत से, अपनी एक्सपोर्ट से, दुनिया की कनेक्टिविटी से पैदावारी सलाहियत को बढ़ा के इस मसले को हल किया है। ये इतना ही सिंपल है। पाकिस्तान का फ्यूचर उसी दिन टर्न अराउंड कर जाएगा जब हम ये सारे काम जो मैंने आपके सामने रखे हैं करने को तैयार हो जाएंगे। वेरी राइट खाखार नजीब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और इसमें कोई शक नहीं ये कुछ बहुत अहम फैसले हैं। आप जिस तरह आपने वर्ड यूज किया पॉपुलर, तो ये अनपॉपुलर फैसले करना और मुस्तकबिल में इन पर कायम रहना, जो भी हुकूमत आए, बहुत ज़रूरी है कि IMF का वो प्रोग्राम हो या पाकिस्तान की मईशत को संभालने के लिए कुछ ऐसे फैसले जिसमें एक्सपोर्ट्स का बढ़ना, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, जहाँ हम महंगाई की बात कर रहे हैं नाजरीन, वहीं महफूज मुस्तकबिल की तलाश में जान गंवाने वालों में पाकिस्तान की कौमी वुमेन हॉकी टीम की खिलाड़ी भी शामिल हैं। हॉकी फेडरेशन ने तस्दीक कर दी है, पाकिस्तान की कौमी हॉकी टीम की खातून खिलाड़ी भी जांबाग होने वालों में शामिल है। पाकिस्तान की फेडरेशन की जानिब से भी शाहिदा रजा के जांबाग होने की तस्दीक कर दी गई है, और फुटबॉल की भी ये प्लेयर थी। कश्ती डूबने का ये हादसा 26 फरवरी को बेनगाजी लीबिया के करीब पेश आया, जब कश्ती में सवार अफराद गैर कानूनी तौर पर इटली जा रहे थे, और दफ्तर खारजा ने 4 पाकिस्तानियों के जांबाग होने की तस्दीक की थी। 20 पाकिस्तानी कश्ती में सवार थे। तो तराबलस में पाकिस्तानी सिफारतखाना लाशों को पाकिस्तान मुंतकिल करने की कोशिशें भी कर रहा है। तो अदनान आदिल साहब, जहां हम बात कर रहे हैं मुल्क की मईशत की, महंगाई की, और वहीं आप बहुत ज़्यादा ब्रेन ड्रेन भी हो रहा है। सिर्फ 2022 में एक साल के अंदर 8 लाख नौजवान पाकिस्तानी, ज़्यादा 8 लाख से भी ज़्यादा, 8 लाख से भी, बिल्कुल आदादोशुमार तकरीबन 10 लाख 1 मिलियन के करीब बताते हैं, और उनकी भी एज 20 से 35 साल। लाइक वो जो आपका सरमाया होते हैं, वो नौजवान, वो पाकिस्तान से बाहर चले गए और पढ़े लिखे लोग चले गए। और आप देखें कि जिस तरह ये अफसोसनाक वाकया पेश आया कि हमारी खिलाड़ी ने भी गैर कानूनी तौर पर इटली जाने की कोशिश की। आप किस तरह देखते हैं कि क्या आवाम बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुकी है पाकिस्तान के हालात को देखकर? देखिए, आप अभी इकोनॉमी पे भी बात कर रहे थे, और वो कह रहे थे एक्सपर्ट साहब के बहुत ये चाहिए वो चाहिए। मसला ये है कि चाहिए तो बहुत कुछ, लेकिन करेगा कौन? हु विल बेल द कैट? बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? ये जो अशराफिया, एक अमीर तबका हुकूमत के तमाम वसाइल पे काबिज है, ये सिर्फ वो काम करता है जिससे उसका फ़ायदा हो, उसकी बका हो। मिडिल क्लास का, आम लोगों का इसमें कोई शेयर नहीं है, ना हुकूमत चलाने में इनका शेयर है। तो ये रूलिंग एलीट ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं पाकिस्तान में, हुक्मरान अशराफिया ने, कि जो यहाँ से मिडिल क्लास के तालीम याफ्ता लोग हैं, उनके लिए यहाँ पे कोई जॉब्स नहीं है, कोई रोज़गार नहीं है। लोग यहाँ से जाना चाहते हैं, हर पढ़ा लिखा आदमी यहाँ से जाना चाहता है। लोग अपना पेट काट के तालीम हासिल करते हैं, कितनी महंगी तालीम हो गई है, और फिर बाद में उनको रोज़गार नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको पता है मामूली ग्रेड की 8वें 9वें ग्रेड की मुलाजमत के लिए भी स्टेडियम भरा हुआ था MA पास लोगों से, BA पास लोगों से। तो ये खातून, अब स्पोर्ट्स का ये है कि 20-20, 25-25 साल से एक आदमी जो है वो चेयरमैन के ओहदे पे फाइज है, और उसका कोई रिजल्ट नहीं है। ओलंपिक सोसाइटी आपको पता ही है। जी, तो ऐसे इदारे भी हैं। स्पोर्ट्स का तो बजट ही नहीं है। वो हॉकी जो पाकिस्तान में टॉप पे होता था, तमाम जो वर्ल्ड के टाइटल्स थे वो पाकिस्तान के पास होते थे 80s तक, अब एक भी नहीं है। और अब पाकिस्तान के पास तो अपनी टीम को भेजने के पैसे नहीं होते। तो क्या, कहाँ जाता है पैसा इतना? 7,000 अरब रुपए जो हुकूमत टैक्स ले रही है स्पोर्ट्स के लिए, उसके पास 4-5 अरब रुपए नहीं है। फिर जो ये बड़े बड़े मगरबच ऑफिशियल्स बैठे हुए हैं, वो करप्शन करके खा जाते हैं। गलत तरजीहात है, करप्शन है, लूट मार है, अभी और माफिया राज है। अभी कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, इसलिए लोग जा रहे हैं। वो बेचारी यहाँ पे उसको कोई अपना फ्यूचर नजर नहीं आ रहा था, वो गैर कानूनी तरीके से जा रही थी। अल्लाह ताला ने बिल्कुल ये भी एक बहुत बड़ा हादसा है, और ये हमारे मुल्क के लिए बहुत बड़ा अलमिया भी है कि अब मुल्क से नौजवान जो हैं वो जाने को प्रेफरेंस दे रहे हैं और जाएंगे क्योंकि अभी एक ब्रेक लेते हैं। एक ब्रेकिंग न्यूज शामिल करनी है साहब, तो एक ब्रेक लेते हैं जनाब, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। नाज़रीन, अब आपकी हम मुलाकात करवाने जा रहे हैं पाकिस्तान के एक ऐसे नाम से जिन्होंने बहुत कम उम्री में दुनिया की 10 बुलंद तरीन चोटियों को सर किया। ये एजाज उन्होंने अपने नाम किया। 20 साल उनकी उम्र है।
और दुनिया में टोटल 14 बुलंद तरीन चोटियां सर करने का उनका प्लान है, जिसमें से 10 चोटियां वो सर कर चुके हैं और 4 चोटियों को मजीद सर करने के लिए जो रिमेनिंग है उनके लिए भी वो अब परसों पाकिस्तान से रवाना हो रहे हैं। बात कर रहे हैं हम शहरोज काशिफ की। अस्सलाम वालेकुम शहरोज, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू फॉर हैविंग मी। ये आपके लिए तो ये बुलंद चोटियां सर करना एजाज है, हमारे लिए बेसिकली आप एजाज है कि पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करना और फिर इस तरह के ख्वाब जो कि बहुत मुश्किल हैं कि दुनिया की बुलंद तरीन चोटियों को सर किया जाए। तो किन किन मुश्किलात से गुजरते हैं आप, और जिस तरह आपके प्लान है कि तमाम 14 चोटियां सर करनी है आपने और कम उम्री में ही ये रिकॉर्ड आपने अपने नाम करना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें यह है कि मुश्किलात जो है वो आपको पता है दुनिया के हर फील्ड के अंदर आती हैं और उस फील्ड की हर अपनी मुश्किलात हैं। इसके अंदर ये है कि आपको जो है वो एक, हम जिसको कहते हैं ना, एक कंप्लीट परफेक्ट पर्सन जो मेंटली भी स्ट्रांग हो, फाइनेंशियली भी स्ट्रांग हो, टेक्निकली भी स्ट्रांग हो, फिजिकली भी स्ट्रांग हो, वो आपको ये चारों एलिमेंट्स चाहिए। उसके अंदर ये चारों एलिमेंट्स कंबाइन होकर एक माउंटेन क्लाइंबर बिल्ड कर। सही। और अगर टेक्निकली मुश्किलात की बात करूं टेक्निकल लेवल पे, तो ऑफ कोर्स के आप ज़िंदगी और मौत की एक लकीर पे चल रहे होते हो। बिल्कुल। आप जो है वो अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ रहे होते हो एक तरह से वहाँ पे, और अल्लाह की उस कुदरत को भी एक्सप्लोर कर रहे होते हो। इसमें तेज़ हवाएं, बर्फ़ानी तोदे गिरना और उसके बाद फेफड़ों में नमी आ जाना, दिमाग में नमी आ जाना, कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं जो वहाँ पे जानलेवा साबित हो सकती हैं। और आप तो अभी रिसेंटली एक सर्जरी भी हुई है आपकी? हाँ जी, मेरी L5S1 जो शॉक एब्जॉर्बर एज ए बॉडी के अंदर काम करती है वो मेरी रिमूव होगी। एक्चुअली वो रप्चर हो गई थी नांगा पर्बत इंसिडेंट्स के बाद, तो वो आई होप कि सबको पता होगा क्योंकि इट वाज वन ऑफ द मोस्ट वायरल न्यूज़ ऑफ पाकिस्तान के क्लाइंबर जो गुम हो गए थे, गुम हो गया है और दिस एंड दैट। तो वहाँ पे जो है वो मेरी डिस्क जो है वो रप्चर हो गई थी बॉडी के अंदर ही। हाउ यू फीलिंग नाउ? क्योंकि आप अल्हम्दुलिल्लाह आई एम प्रीटी पॉजिटिव राइट नाउ। और ये है कि जो मेरा गोल है जिसको मैं 10 साल से चेस कर रहा हूँ, जो एक ख्वाब जो मैंने देखा था, मेरा बहुत पहले का इंटरव्यू है जिसमें आई वाज लाइक 12 years old गाय, एक लड़कियों वाली आवाज़, और आई वाज सेइंग कि K2 एवरेस्ट तो मैंने करना ही करना है। नाउ आई सी माई सेल्फ तो youngest in the world to climb K2 Everest and 10 highest mountains in the world. Yes, बिल्कुल। और आपने जिस तरह बताया कि आप बेड रेस्ट पे थे हाँ जी, पूरा, अब परसों आप जा भी रहे हैं शायद अपने नेक्स्ट प्लान पे, तो आप रिकवर कर चुके हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, it's been like 4 months now. ओके। तो I'm positive, I'm healthy, और ग्रेट। ये है कि yes. अच्छा शहरोज, जो कोप एहमाई है ये जहाँ एक बहुत डेयरिंग काम है, वहीं ये एक बड़ा महंगा शौक भी है। तो ये महंगा जो है इसको किस तरह आप पूरा करते हैं, किस तरह खर्चा करते हैं आप? ये सारा कोई हुकूमती सरपरस्ती भी है? नहीं, हुकूमती सरपरस्ती कोई नहीं है, और मेरा नहीं ख्याल से कभी हुकूमती लेवल पे किसी को इतना शऊर आएगा कि वो इस स्पोर्ट्स को या किसी भी स्पोर्ट्स को अदर दैन क्रिकेट तवज्जो देंगे। लेकिन यह है कि प्राइवेट सेक्टर्स अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में कुछ इस तरह बाज़ौक़ और बाशऊर लोग हैं, कुछ CEOs हैं पाकिस्तान के भी, जो इस चीज़ के अंदर भरपूर अपना किरदार अदा करते हैं। लेकिन आई गेस के ये हुकूमती लेवल की चीज़ नहीं है, क्योंकि ये मेरा ख्याल से इसके लिए आपको शऊर, ज़ौक़ और शायद इंसानियत का थोड़ा सा तो क्यों नहीं है हुकूमती सरपरस्ती? क्यों नहीं है? होनी चाहिए। मेरा ख्याल से इसमें कुछ चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि इदारे कुछ उन लोगों के हाथ में हैं जो टोटली ब्यूरोक्रेसी में है, और वो जो है जिनको अलिफ बे भी नहीं पता माउंटेनियरिंग की। और मेरा ख्याल से कि पाकिस्तान में 5 बड़े पहाड़ होने के बावजूद जो है वो अल्लाह ने उन लोगों से जो है वो सलाहियत ही छीन ली हुई है, क्योंकि वो इस बारे में सोच नहीं सकती हैं। उनकी पार्टीज डिफरेंट है, उनका जो नज़रिया है वो पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि अपने लिए है। आई एम टॉकिंग अबाउट एवरी सिंगल पर्सन इन पंजाब। आपने कोशिश की? हाँ जी, बहुत ज़्यादा। आई रीच आउट एवरीवन, मिनिस्टर्स, IPC मिनिस्टर्स, पंजाब मिनिस्टर, अभी रिसेंट IPC मिनिस्टर जो है, इफ़ यू आर वाचिंग,
तो अभी स्पोर्ट्स मिनिस्टर और आपने खुद सबसे मुलाकात की? प्रेसिडेंट, हाँ मैं खुद गया, मैं खुद, और इस तरह नहीं गया, मतलब मैं इफ आई विल टॉक अबाउट द टैक्टिक्स, दे विल बाय योर टाइम एक्चुअली, ऑल दे विल डू, दे बाय योर टाइम। एवरेस्ट करने गया, प्रेसिडेंट साहब ने कहा एवरेस्ट हम प्रोजेक्ट को ओन करते हैं, ये उनके वर्ड्स थे, हम ओन करते हैं इस एक्सपीडिशन को। 1 करोड़ 8 लाख रुपया जेब से लगाया, गाड़ी बेची, प्लॉट बेचा, इस तरह गया। और उसके बाद जो ओनिंग थी वो ये थी कि ये उन्होंने अपने पैनल से एक ट्वीट कर दी थी, आईपीसी मिनिस्टर ने कहा कि आप क्लाइम करो, पैसे हम लोग देंगे। मैंने कहा ठीक है। एंड पे उन्होंने 10 लाख रुपया मुझे दिया और उसमें से भी 4-4.5 लाख रुपया मेरे पास आया, और आई डोंट नो वो खाए गए पैसे बीच में या पता नहीं क्या हुआ। वेरी अनफॉर्चुनेट बिकॉज देखिए ना, हमें इस चीज़ की कदर नहीं है, और मतलब मैं कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आई एम श्योर कि आने वाले अगले 5 सालों में अगर तो यही हुकूमती सतह का हाल रहा तो मेरी तरह का हर क्लाइंबर या हर एथलीट जो है वो रो रहा होगा। अभी आप देखें कि एक हॉकी प्लेयर है, वो अपने बेटर फ्यूचर के बेटरमेंट के लिए वो डंकी के थ्रू यूरोप जा रही थी और अभी उसकी शिप डूब गई और शी इज डेड। मतलब हम लोगों को इतनी यहाँ पे वो इतनी शर्म व हया भी नहीं है गवर्नमेंट लेवल पे कि यार हम लोग क्या कर रहे हैं। मतलब इट्स नॉट अबाउट कि यार अगर आपके पास एक कुर्सी है, 4 प्रोटोकॉल की गाड़ी है तो मतलब यू आर द किंग, नहीं, आप खादिम है यार। एग्जैक्टली, आप खादिम है इस मुल्क के। अगर आपको एक डेजिग्नेशन दी गई है तो आप खादिम है। मैं खादिम हूँ मुल्क का, तो आई एम रिप्रेजेंटिंग माई कंट्री, आई एम क्रिएटिंग अ सॉफ्ट इमेज ऑफ पाकिस्तान all around the world. I'm the youngest climber in the world, the only Pakistani in 2023 Guinness Book of World Edition. What are you doing? You're not doing your job even. तो मतलब मैं डिसअपॉइंट नहीं हूँ इन लोगों से, लेकिन I feel sorry. आपकी तरह शहरोज बहुत से ऐसे नौजवान हैं, एथलीट्स हैं, स्पोर्ट्स में बहुत वो आगे जाना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, लेकिन ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि सिवाय क्रिकेट के बाकी की स्पोर्ट्स पर तवज्जो ही नहीं दी जाती। वो फुटबॉल हो, हॉकी हो, माउंटेनियर हो, ये तो एक अलमिया है हमारे मुल्क का। हमारी कोशिश भी यही होती है कि हम इस पर बात करें, ये आवाज़ उठाएं। The question is कब तक? मतलब हम लोग तो 5 बड़े पहाड़ होने के बावजूद पाकिस्तान के अंदर हम टूरिज्म लेवल पे क्या है, 0 है। तो बेसिकली ये कौन लोग हैं? एक दिन आएगा, मैं इधर बैठ के कहता हूँ कि एक दिन आएगा क्योंकि मुझे बहुत जलील किया गया, ठीक है, I'll use this word, मुझे बहुत जलील किया गया। मैंने ऑफिसेज में धक्के खाए हैं, मुझे अभी तक मेरे इवन दो क्लाइंबिंग के सर्टिफिकेट्स तक नहीं मिले मुझे। मैंने हर गवर्नमेंट ऑफिशियल से मिला, उन्होंने इवन दो कुछ तो इस तरह के डायरेक्टर हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के अंदर जो कि बात करना पसंद नहीं करते अब तो, कि मतलब मैं पहले आई वाज क्वाइट पॉजिटिव, लेकिन हम लोग उनके ऑफिस गए वहाँ पे एक इवेंट के थ्रू, और जब ही स्टार्टेड इग्नोरिंग माई फादर कि यार अभी ये मेरे से कोई बात करेगा और ये वो, सिविल अवार्ड से मेरा नाम हटा दिया, पंजाब स्पोर्ट्स अवार्ड से मेरा नाम हटा दिया, ठीक है। और मतलब लेकिन वन डे एक दिन आएगा ऐसा कि आई विल मेक देम रिग्रेट इंशाल्लाह। शहरोज, मैं चाहूँगा कि आप बिल्कुल भी दिल भी छोटा मत करें और अपने हौसले इन बुलंद तरीन चोटियों से भी ज्यादा बुलंद रखें। वो क्यों? क्योंकि इंशाल्लाह हम आपकी आवाज़ बनते रहेंगे और हम इसी तरह आपसे पूछते रहेंगे और आला हुकाम तक आपका ये पैगाम भी पहुंचाते रहेंगे कि खुदारा हमारे नौजवान। हम थोड़ी देर पहले ब्रेक से पहले हम यही बात कर रहे थे कि पिछले साल, सिर्फ साल 2022 में तकरीबन 10 लाख नौजवान पाकिस्तानी जो है वो मुल्क छोड़कर चले गए, और पढ़े लिखे वो नौजवान, हमारा पढ़ा लिखा तबका जिन्होंने आने वाला मुल्क का किसी का भी फ्यूचर संभाला, हमारा सरमाया होते हैं वो। और आपने जिस तरह वो हॉकी प्लेयर की मिसाल दी, इलीगली जा रही थी अपने फ्यूचर, बेटरमेंट ऑफ हर फ्यूचर, और वो बेचारी जाँ बहक हो गई। देखिए उसके पास भी कोई ऑप्शन नहीं है ना। अब देखिए अगर पाकिस्तान के अंदर क्या कहते हैं, अगर आपको एक चीज़ नहीं मिल रही है और आपको पता है कि वो आपके लिए अच्छी है, तो आप उसको पाने के लिए और क्या कर सकते हो यार। मतलब देयर इज नो वे। हम हमेशा शहरोज आपकी आवाज़ बनते रहेंगे क्योंकि आप पाकिस्तान का फख्र हैं और आप पाकिस्तान का झंडा हर बुलंदतरीन चोटी पर गाड़ते हैं। तो इसी तरह हम आपकी आवाज़ बनेंगे और इंशाल्लाह आपके ये जितने भी गिले शिकवे हैं, मेरे गिले शिकवे नहीं है, गिले शिकवे उन लोगों से होते हैं जिनसे आपको कोई तवक्को हो। मतलब आप बिल्कुल दिल हार चुके हैं कि शायद पाकिस्तान में कोई भी ऐसा इदारा नहीं है जो आपकी आवाज़ सुने या आपको उस पर फैसिलिटेट करे। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, बेसिकली आई डोंट केयर। अभी तक कितना खर्चा हो चुका है आपका पर्सनल जेब से? करोड़ों रुपए तो यकीनन बहुत ज़्यादा। हाँ,
करोड़ों तो रुपए। अभी जो अब नेक्स्ट प्लान्स हैं आपके, इसके अंदर वो ये टॉक मैंने आपको बताया ना कि कुछ प्राइवेट सेक्टर्स और कुछ फाउंडेशंस हैं पाकिस्तान की इस तरह की कि जो कि रियल एथलीट्स को समझती हैं और जो कि उनकी कदर करती हैं और जो कि जिनको पता है कि व्हाट वी कैन डू फॉर द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान, उनको कोई ओहदा या वो नहीं चाहिए होता। तो आई थिंक कि इंशाल्लाह आई विल मेक दिस हैपन। और मैं बता रहा हूँ इट्स वेरी ओपन कि मतलब इफ़ गवर्नमेंट या उस पे गवर्नमेंट सेक्टर पे if they don't support me then they cannot stop me even। मतलब I believe के वही बात है कि ला इलाहा इल्लल्लाह there is no God but one। and तो आपके जो नेक्स्ट 4 चोटियां सर करने के वो कौन कौन सी चोटियां हैं? Annapurna, the most deadliest mountain in the world, Dhaulagiri, Shisha Pangma and Choyu। हाँ, तो ये हैं, किन ममालिक में हैं? ये 2 चाइना में 2 नेपाल में। ओके ओके। Yes। तो अभी आप कहाँ जा रहे हैं? पहले अभी चाइना या जापान? नहीं, पहले मैं नेपाल जा रहा हूँ। अच्छा, पहले नेपाल जा रहे Yes। हैं। ओके ओके। वी विश यू लक शहरोज, थैंक यू सो मच। और आपके लिए ढेरों दुआएं, आपकी बहुत सेहत के शुक्रिया। लिए, आपके इन एम्बिशंस के लिए कि अल्लाह ताला आपको आपके तमाम मकासद में कामयाब करे। 10 बुलंद तरीन चोटियां आप सर कर चुके हैं नाज़रीन, शहरोज काशिफ, और पूरी दुनिया में 14 बुलंद तरीन चोटियां हैं। ऐसे सिर्फ 4 रह गई हैं जो शहरोज काशिफ अगर उनको सर करते हैं तो दुनिया के कम उम्र तरीन होने का एजाज़ इनके नाम जाएगा। तो अल्लाह करे कि शहरोज़ काशिफ की जो आवाज़ है वो आला हुकाम तक जाए और इनके मसाइल भी हल हों और पाकिस्तान में नौजवानों को जो मौके हैं वो भी मिलें और हुकूमती सरपरस्ती भी मिले। शहरोज़, थैंक यू वेरी मच फॉर Thank you so जॉइनिंग। much for having बहुत me। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।